जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से ये जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है ये बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 60 देखेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 50 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। सभी पे एक एक ऑब्जेक्टिव बना दिए। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। बताया जा रहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट का अनुभव है कि इसे अभी तक के जितने भी एग्जाम में पूछा गया है बायोलॉजी से, सब बिट्टू झा सर के द्वारा जो पैटर्न तैयार किया गया उसी से पूछा गया है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देख ले, पीछे जितना भी सेशन है वो देख ले और बता दें कि इसे ये बायोलॉजी 50 चैप्टर तक ही हैं। 50 से ये 80 तक के, 50 से लेके 80 तक के ये सिर्फ इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का ये पहला चैप्टर है और यहाँ पे ध्यान देंगे इस इन्वायरमेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई क्योंकि इसमें टोटल 154 प्रश्न हैं। तो वीडियो के आप साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इन्वायरमेंट से है, ये पहला चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या है, तो भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं के प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर से अस्तित्व में है, बिल्कुल है। उसके बाद भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल जी हाँ होते हैं। उसके बाद उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल आते हैं, जी हाँ आते हैं। पादप जीव, सूक्ष्मजीव पर्यावरण के जैविक संगठन है, तो बिल्कुल है। और जैविक तथा जैविक संगठन मिलकर बायोम की संरचना करते हैं, जी हाँ करते हैं। पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर रहते हैं, जी नहीं, यही गलत है क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये होगा पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण के जैविक संगठन में पादप सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों। क्योंकि पादप ही जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं। पादप ही पर्यावरण के जैविक संगठनों में जैविक पदार्थ तथा पोषक तत्वों के गमन का संभव बनाते हैं। पादप अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, कौन सा इसमें से एक सही है। तो पहला है निकेत में कई तरह के प्रजाति पाई जाती है, जी नहीं, ये गलत है। निकेत में जो पाई जाती है ये एक तरह की पाई जाती है, कई तरह की नहीं, इसमें एक तरह की पाई जाती है। उसके बाद आवास में एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जी हाँ नहीं, ये भी गलत है। आवास में एक ही नहीं, आवास में कई तरह के पाई जाते हैं, क्या, कई तरह के। उसके बाद अब एक आवास में एक निकेत होते हैं, जी हाँ ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पादप प्लवक की अधिकता होती है, तो ये कहलाती है सरोजावी क्षेत्र। क्या कहलाती है, सरोजावी क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो झील एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सरोजावी क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
संक्रमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा इसमें से सही है। तो पहला, यह दो या अधिक परिस्थितिक तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव में पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद संक्रमिका का क्षेत्र प्रायः न्यून होता है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो 1 तथा 2 दोनों सही। अगला देखेंगे, जैव मंडल के अंतर्गत शामिल है। तो जैव मंडल के अंतर्गत जो शामिल है, ये जलमंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं और स्थल मंडल भी आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोड प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है, कोड प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल है। उसके बाद, कोड प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो कि आसन परितंत्र में नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। तो ये संकेतक प्रजाति क्या होती है, संकेतक प्रजाति, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा इसमें एक सही नहीं है। तो पहला हो जाएगा इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तनाव होता है। जी नहीं, जी हाँ, ये होता है। उसके बाद, पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी होता है। उसके बाद, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करता है। जी हाँ, करता है। उसके बाद, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। जी नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद नहीं, एक खुला तंत्र है। क्या है, खुला तंत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक बंद नहीं, एक खुला तंत्र है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता है। पारिस्थितिकी कर्मता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा एक सही है। ठीक है, कौन सा एक सही है। तो पहला है, पारिस्थितिकी कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में क्रियात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद, पारिस्थितिकी कर्मता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजाति के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद, पारिस्थितिकी कर्मता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीगेन ने किया था। जी हाँ, किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड होगा। जी हाँ, ये सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये आम का पेड़ का क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। सीधा किसका बनेगा, घास स्थल का बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ये ऊर्जा पिरामिड का, किसका, ऊर्जा पिरामिड का हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होगा। तो ये उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जलीय वाला उल्टा हो जाएगा, स्थलीय वाला सीधा हो जाएगा। स्थलीय वाला रहेगा, यहीं पे रहेगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होगा, तो ये सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे है जलीय। ठीक है, तो जलीय वाला उल्टा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो ये गिरगिट में नहीं पाई जाती है। किस में? गिरगिट में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो ये चमगादड़ में नहीं पाई जाती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो ये सूर्यातप, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो ये तर्णक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तर्णक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा एक सही है? तो पहला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक मार्गीय होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, ये सही है। उसके बाद, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुमार्गीय भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तथा दोनों सही। आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? तो ये उत्पादक में संचित होती है। कहाँ? उत्पादक में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक जो होगा वो कीट एवं मवेशी में होगा। कौन होगा? कीट एवं मवेशी, यानी कि इसका डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद, परितंत्र कैसा होता है? तो परितंत्र खुला होता है। कैसा होता है? परितंत्र खुला होता है। उसके बाद, पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। तो ये ऊर्जा के प्रभाव पे और पदार्थ के चक्रण में भी होता है, यानी कि इसका ए और बी दोनों होगा। उसके बाद, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? तो फास्फोरस जो रहता है ये ऑर्थोफॉस्फेट में के रूप में रहता है। ऑर्थोफॉस्फेट, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी प्रतिशत की कमी आती है? तो ये इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये 90% होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 90%। शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कमी कितना प्रतिशत होता है? तो 90%, यानी कि यदि 100% है तो दूसरा प्राणी में ये सिर्फ 10% ही जाता है, ठीक है। 90% नहीं ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है स्थानांतरित में कितनी में कमी आती है, तो 90% की कमी आती है, ठीक है। आगे देखेंगे, झील परितंत्र का जैव भार पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बेंथोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंथोस, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो ये शाक भक्षी होता है। क्या होता है? शाक भक्षी, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, पादप अनुक्रम में अंतिम स्थित समुदाय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चरम समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? चरम समुदाय। आगे देखिए, घास स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास हॉपर है, तो क्या है ये? ग्रास हॉपर ये प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखिए, परितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है? तो अजैव घटक जो है इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद अनुक्रमण सदैव, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो इसको काट ही दीजिए पूरा। आगे देखेंगे, निम्न में किसे जीवन का आधार माना जाता है, तो ये कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे देखेंगे, तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली होती है, तो बड़ी मछली जो होती है ये तृतीयक उत्पादक होती है। क्या होती है? तृतीय उत्पादक, यानी कि इसका हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, तो गाय। जैसे देखिएगा, प्रथम श्रेणी में पूछा जाएगा ना, तो वो जो मतलब शाकाहारी जो होता है ना, जो घास फूस खाते हैं, वो प्रथम श्रेणी में आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो घास ये सब खाता है, गाय हो गया, भैंस भी हो जाएगा, बैल भी हो जाएगा, ये सब प्रथम श्रेणी में आता है, जो घास फूस खाता है, घोड़ा उड़ा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी आहार श्रृंखला के प्रथम जीव कौन है, तो ये जो प्रथम होते हैं ये उत्पादक होता है। उसके बाद सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करता है, तो ये 2 से 10%, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, परितंत्र के जलवायु संबंधित कारक निम्नलिखित में कौन है, तो ये प्रकाश भी हो जाएगा, तापक्रम भी हो जाएगा, आर्द्रता भी हो जाएगा, यानी कि इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, आगे है उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा होती है, तो ये उत्तरोत्तर में होगा, ये घटेगा, क्योंकि 100% से ये अगला में 10% ही जाता है, ठीक है, तो ये घटेगा। उसके बाद अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो ये मित्र कार्बनिक सामग्री से, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाली समुदाय को क्या कहते हैं, तो ये अग्रगामी समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगामी समुदाय, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है, तो दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। कौन आते हैं? सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। आगे देखेंगे, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है, तो इसका परिणाम खनिज का प्रभाव रुक जाएगा। क्या होगा? खनिज का प्रभाव रुक जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभोक्ता है, तो ये टेक्टोना है। क्या है? टेक्टोना, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्पादक उपभोक्ता के उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है, तो ये कमी आता है। क्या आता है? कमी। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैव व्यवस्था के सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, तो जीव कहते हैं। अगला है, झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है, तो ये खनिज की होती है। उसके बाद ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारी में कान और पैर समांतर होते हैं, तो ये छोटे होते हैं। उसके बाद छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती, इस संबंध को क्या कहते हैं, तो सभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभोजिता। अगला देखेंगे, अगला, दो जातियां जिनमें दोनों हाथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे भी सजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सजीविता कहते हैं। उसके बाद, एक जलीय वातावरण के सूक्ष्म जीव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, तो ये पलवक कहलाते हैं। पलवक कहलाते हैं। अगला देखेंगे, सहोपकारिता का उदाहरण निम्न में कौन है, तो ये लाइकेन और माइक्रोराजी भी है, यानी कि इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसके बाद आगे देखेंगे, चरने वाले जंतु से संभवतः क्या
लाभ है तो उनके उत्सर्जी पदार्थ का मृदा से मिलना, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, तो ये उत्पादक करता है। कौन करता है? उत्पादक। उसके बाद आगे देखिए, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो ये सर्प है। क्या है? सर्प। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये घास करेगा, बकरी करेगा और मनुष्य करेगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक ये ग्रास हॉपर होगा। क्या होगा? ग्रास हॉपर। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन कौन है, तो हिरन जो होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, क्योंकि ये हिरन घास खाती है। अगला देखेंगे, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, तो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, इसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे वाला। आगे देखेंगे, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी में स्थानांतरित होता है, तो ये 10%, जो कि आपको पीछे हम बताए थे। इसका डी आंसर होगा 10%। आगे देखेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग होता है, तो ये लगभग 10%। आगे देखेंगे, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो कितने पोषी? ये 4 होते हैं, तो इसका डी होगा आंसर। आगे देखेंगे, आहार श्रृंखला को प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है, तो ये पोषी स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषी स्तर, तो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, तो सूक्ष्म ऊर्जा का उदाहरण है ये जीवाणु और कवक हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बना रहता है, तो उसको आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मांसाहारी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, तो ये द्वितीयक भी होता है और तृतीयक भी होता है, यानी कि बी और सी दोनों होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र है, तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये समुद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीव मंडल की स्वपोषी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रभाव नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये लिंडमैन के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा, इसका ए हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, रेगिस्तानों एवं शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले पौधे में किस तरह के अनुकूलन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उनके जड़ बहुत लंबे, शाखित, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक की जाती है। जी हाँ। उसके बाद तने जल संचय करते हैं, जिसके कारण तना मांसल तथा मोटे होते हैं। जी हाँ, ये भी होगा। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि को रोकने के लिए तना समानता क्यूटिकल तथा घन रोम से भरा रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में मरुदभित पौधा है तो कौन है? यूफोर्बिया भी है, आर्जुमून भी है, एकेसिया भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्किड का पौधा आम के पौधे की शाखा पर उग रहा है, यह किस तरह के अन्योन्य क्रिया संबंध है, तो ये परजीविता है। क्या है? परजीविता, इसका ए आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर परजीविता को कौन सा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, तो ये करता है एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा
ऊर्जा प्रभावित होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हेलियोफाइट सूरजमुखी ये सही है, सिक्यूफाइट ये फ्यूनेरिया का ये भी सही है, वीवी स्पेरस ये राइजोफेरा का ये भी सही है। तो ये होगा डी वाला ही इसका गलत होगा, तो इसका डी ही होगा। एडोथर्मिक जीवाणु का ये नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड में किस पारिस्थितिकी पिरामिड में किसे कोई स्थान प्राप्त नहीं है, तो अपघटक का कोई स्थान नहीं है, तो इसका सी आंसर होगा। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसमें पौधे एवं जंतुओं के पराक्रम में लगातार परिवर्तन, जैव विविधता में वृद्धि और कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि, यानी कि इनमें से सभी देखने को मिलता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये रीटर को जाता है। किसको? रीटर को। आगे देखिए पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये जीव एवं वातावरण है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, तो ये व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो ये टेंसले ने किया था। कौन किया था? टेंसले। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, तो ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी के दो घटक कौन से हैं, तो ये जैविक और अजैविक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय घटक है, तो ये जल है। क्या है? जल। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, तो कौन सी श्रृंखला सही है, तो उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला बनती है, यानी कि फूड चैन बनती है, तो उत्पादकों के शाकाहारी एवं मांसाहारी से, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो ये शाकाहारी होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है, तो ये सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये परितंत्र के उत्पादकों का कार्य होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है, तो ये सूर्य का विकास, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, तो ये प्राथमिक उत्पादकों की होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। क्या कहते हैं? लवणोद्भिद, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे न्यूनीकृत पत्तियों और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है, तो ये शुष्कोभिद का है। किसका?
भू शुष्कोभिद, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ये थोड़ा बायोलॉजी का टंग ट्विस्टर शब्द है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगला है मरुदुभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ये ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहभोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का, तो चींटियों के बीच। कहाँ? किसके बीच? चींटियों के बीच, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। देखिए, ये कंफ्यूज मत होना है, जो शाकाहारी होगा वो प्रथम होगा, जो मांस खाएगा वो द्वितीय होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी हो, जैसे शेर हो गया, ये भी द्वितीय होगा, जो मांस खाता है वो भी द्वितीय होगा, द्वितीय तृतीय दोनों में आएगा, ठीक है। प्रथम में सिर्फ घास वाला आएगा। आगे देखेंगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा ये सूर्य से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो ये एक जीव से दूसरे जीव के, एक जीव के दूसरे जीव के। आगे देखेंगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को। किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को, तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुधिबद्ध है? तो ये करील है। क्या है? करील, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो ये क्या है? वायु है। आगे प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। किससे है? मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो ये हरा पौधा है। क्या है? हरा पौधा। आगे देखें, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये 33.3% होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिण 24 परागण का सजने खाली जंगल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पादपा लय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है? तो ये कार्बनिक कृषि से। किससे? कार्बनिक कृषि से, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिकांश मरुस्थलीय पादप यात्री के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट यात्री के समय सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया, कौन किया? तो ये ग्रीनलेस ने किया। कौन किया? ग्रीनलेस ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। सबसे स्थिर, सबसे स्थिर ये हो जाएगा हमारा महासागर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से तीन आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं। तो कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है तो ये क्या है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आगे देखें पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो ये रियो डी जेनेरो में, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। आगे देखेंगे भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये धान का खेत, कौन है, धान का खेत। और ये ध्यान में रखिएगा ऐसे धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है। तो ये मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस, मीथेन गैस निकलता है, क्योंकि ये एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि धान जो है कहाँ होता है, तो ये दलदलीय क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, दलदलीय क्षेत्र में। आगे देखेंगे भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो ये वनो उन्मूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखें ताल पारिस्थितिकी तंत्र का स्थिरता निर्भर करता है। तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्या हो जाएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है। तो कौन है, मानव गतिविधियाँ। क्या हो जाएगा, मानव गतिविधियाँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बस दोस्तों थोड़ा सा और है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। आगे देखेंगे निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सुंदरबन, अच्छा छोड़िए आगे कब फिर बाद में बताएंगे, पहले यहाँ आगे अगला प्रश्न देखते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें को दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो ये फाइकोसाइनिन है। क्या है, फाइकोसाइनिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है कौन है। तो जल हायास्थीन। कौन है, जल हायास्थीन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी काटने से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखें यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें अत्यधिक वनो उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो ये जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो कौन है? NEERI, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये जल विद्युत है। क्या है? जल विद्युत। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है तो ये प्राकृतिक संसाधन का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये होगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी कि उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अगला है खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस ग्राहक ऊर्जा का पारण नहीं, यहाँ पे प्रभाव होगा। ठीक है, यहाँ पे पारण नहीं प्रभाव होगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। जी हाँ, सही ढूंढना है तो यही सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो यह एक बंद तंत्र होता है। जी नहीं, ये खुला तंत्र रहता है, ये जो कि पीछे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला फूड चैन से मानव है तो ये प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता से, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1972 में मनाया गया था, पर्यावरण बेहतर। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ये क्या होता है? हमेशा सीधा हुआ, यानी कि इसका आंसर ए होगा। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है तो क्या होता है? तो ये सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। आगे देखें, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था तो ये बेनेट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनेट द्वारा। आगे देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व का गुजरना क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? तो ये समुद्र जल तल का बढ़ना होगा। जी हाँ, उसके बाद हिम नदी का पिघलना, ये भी होगा। उसके बाद बीमारियों का फैलना, ये भी होगा। प्रवाल भित्ति का विरजन होना, ये भी होगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा इन 1 2 3 4। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।